वेलकम प्रोटीन्स। तो आप सबका स्वागत है एक नए वीडियो में। हम क्लास 6 की शुरुआत कर रहे हैं और अब आप बच्चे प्राइमरी लेवल से ऊपर आकर के मिड लेवल में आ चुके हैं। तो अभी आपका जो है साइंस का एक प्रॉपर बुक जो है आ गया है, क्योंकि इससे पहले आप जो पढ़ रहे थे वो इन्वायरमेंटल साइंस था, वो साइंस नहीं था प्रॉपर। लेकिन क्लास 6 से आपको साइंस पढ़ना है एक अलग जो है विषय के रूप में। और हम जो है यहाँ पर हिंदी मीडियम में जो एनसीईआरटी का साइंस आपको पढ़ाने वाले हैं, वो अभी अपडेटेड साइंस पढ़ाने वाले हैं। पहले चैप्टर फर्स्ट जो था वो कुछ और ही था, लेकिन अभी एनसीईआरटी का नया अपडेटेड सिलेबस में विज्ञान का अनूठा संसार हमारा जो है पहला चैप्टर है क्लास 6 का। तो हम इसको एंजॉय करेंगे। ये चैप्टर काफ़ी इम्पोर्टेंट है और काफ़ी इंटरेस्टिंग भी है। आपको काफ़ी अच्छा लगेगा ये क्लास। आप ज़रूर लास्ट में जो है ऐसा महसूस करेंगे कि हमने कुछ ना कुछ सीखा। लेकिन आपको मैं बता दूं कि इस चैप्टर में क्या क्या चीज़ें शामिल होने वाली हैं। पहली चीज़ तो यह है कि जिस तरीके से हम लोग एनसीईआरटी में लाइन बाय लाइन देखते हैं कि क्या लिखा हुआ है, वो चीज़ पढ़ने वाले हम एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन नंबर 1। दूसरी चीज़ जो है हमारे पास है पीपीटी, है ना। आप बच्चों के लिए हमारे पास पीपीटी भी है ऑलरेडी यहाँ पर अवेलेबल, आप देख सकते हैं। इस पीपीटी से आप क्या कर सकते हैं, उसको रिवाइज कर सकते हैं। तो मैं क्या कराऊंगा, क्लास में आपको पहले लाइन बाय लाइन एनसीईआरटी पढ़ा दूंगा और फिर पीपीटी से आपका पूरा चैप्टर जो है रिवाइज कर दूंगा, ताकि सारी चीज़ें एक बार फिर से खाका बन जाए और आपको याद रहे। और लास्ट तक आप अगर वीडियो को देखते हैं तो क्वेश्चन आंसर अगर होगा इस चैप्टर के अंदर तो वो भी हम कंप्लीट करेंगे। 3 चीज़ें, एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन, पीपीटी रिवीजन और क्वेश्चन आंसर। लेकिन फर्स्ट चैप्टर में क्वेश्चन आंसर नहीं है, तो हमारे पास 2 चीज़ें होंगी। ठीक है बच्चों, तो आप तैयार रहिए। हम लोग पहले शुरू करेंगे एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन से, फिर आएंगे हमारे पास इस पीपीटी में जो कि रिवीजन के लिए हम यूज़ करने वाले हैं। ओके, सो विदाउट एनी डिले हम जल्दी से चलते हैं अपने क्लास की ओर। और हम यहाँ पर सबसे पहले स्टार्ट करते हैं अपने एनसीईआरटी बुक को कि एनसीईआरटी बुक में जो है क्या लिखा है, ज़रा हम भी तो देखें कि क्या है आपकी किताब में। ओके, तो ये हमारे पास एनसीईआरटी बुक है जिसका बहुत ही खूबसूरत सा आप इंटरफेस देख सकते हैं। पहला, विज्ञान का अनूठा संसार। अब यहाँ पर इस चैप्टर में हम देखने वाले हैं कि विज्ञान क्या है, क्यों है और कैसे है। और विज्ञान के बारे में आप जो अभी तक नहीं जानते थे कि आखिर विज्ञान कौन सी चिड़िया का नाम है भाई, तो यहाँ पर आप सीख जाओगे कि विज्ञान कौन सी चिड़िया है। और काफ़ी इंटरेस्टिंग चैप्टर है। मैंने इस चैप्टर को पढ़ा है तो ये चीज़ मुझे पता चला कि ये चैप्टर तो काफ़ी इंटरेस्टिंग है, बच्चे काफ़ी इसमें एंजॉय करने वाले हैं। ओके, तो फर्दर डिले हम नहीं करते हैं और सीधे चलते हैं अपने क्लास की ओर लाइन बाय लाइन। मनुष्य सदैव अपने आसपास के परिवेश में जानने के लिए उत्सुक रहता है। बचपन से ही हम अपने आसपास के क्षेत्र के बारे में खोजने लगते हैं और प्रश्न पूछने लगते हैं। जाहिर सी बात है, जब बच्चा पैदा होता है तभी से उसके दिमाग में क्वेश्चन आने शुरू हो जाते हैं कि ये ऐसा क्यों है, ये ऐसा क्यों है, ये कैसे हो गया। तो ये जो क्वेश्चंस हैं ये ह्यूमन नेचर है। इंसान जब पैदा होता है बचपन से ही उसके दिमाग में सवाल आने लगते हैं अपने आसपास के चीज़ों के बारे में। विद्यालय के प्रारंभिक स्तर में पढ़ाते हुए क्या आपने अपने आसपास के परिवेश के विषय में पता लगाकर और खोजकर आनंदित हुए? आपसे एक सवाल पूछ रहा है और ये सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है कि जब आप स्कूल आना शुरू हुए थे तो उस टाइम पे अपने आसपास के परिवेश में जो चीज़ें हैं वो चीज़ आप क्या हुए पता लगाए और आपको पता चला, तो और आपको मज़ा आया क्या, ये आपसे पूछ रहा है। ज़रूर मज़ा आया होगा। मध्य स्तर में भी हम अपने आसपास के इस सुंदर विश्व को जानने और समझने की रोचक यात्रा की ओर अग्रसर होते रहेंगे। अब यहाँ पर एक बहुत इंपॉर्टेंट बात कह रहा है कि आप प्राइमरी लेवल पे जब थे, आप जब स्कूल आए थे तो आपको जो बहुत सारे सवाल आ रहे थे स्कूल आने के बाद, ये क्यों है, वो क्यों है, ये स्कूल में जो है बारिश है आज तो छुट्टी है, मौसम ख़राब है तो छुट्टी है, आखिर ये बारिश हुई कैसे, ये मौसम ख़राब हुआ कैसे, ये जो सवाल आपके आ रहे थे जहन में, ये सब कुछ क्या होगा, यहाँ पर आपको हल हो जाएंगे। और अभी जो आप मिडिल स्कूल में पहुँच गए हैं, कह रहा है कि हम जो अभी अग्रसर हुए हैं उसमें भी हमारे पास क्या होगा, ये सब जानने और समझने के लिए एक यात्रा शुरू होगी। और आप सिर्फ इसी क्लास में नहीं बल्कि इससे आगे जितने भी क्लासेस पढ़ेंगे सब में विज्ञान विषय रहेगा और सब में आपके सवालों के जवाब धीरे 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 स्टेप वाइज मिलता चला जाएगा। चलिए आगे क्या लिखा है कि विज्ञान के इस अद्भुत संसार में आपका हार्दिक स्वागत है। किताब एनसीईआरटी बुक आपको कह रही है कि विज्ञान के इस संसार में आपका स्वागत है। क्यों? क्योंकि आप बच्चों ने क्लास 5 तक विज्ञान नहीं पढ़ा था। ओके, आप वहाँ तक पढ़ रहे थे पर्यावरण, है कि नहीं है। अब क्लास 6 में आप बाज़ाब्ता तौर पर विज्ञान विषय पढ़ेंगे, इसीलिए आपको इस संसार में क्या कह रहा है कि स्वागत है। विज्ञान देखने, सोचने, समझने, कार्य करने का एक सशक्त माध्यम है जो विश्व के रहस्यों की परतें खोलता है। एक बहुत इंपॉर्टेंट लाइन यहाँ पर एनसीईआरटी जो है दे रखा है कि आखिर ये विज्ञान है क्या। तो यहाँ पर विज्ञान क्या है
इस सवाल का जवाब एनसीईआरटी दे रहा है कि विज्ञान देखने, सोचने, समझने और कार्य करने के एक सशक्त माध्यम है जो विश्व के रहस्यों के परत खोलता है। अब क्या बोल रहा है कि जब आप कोई चीज़ देखते हो और सोचते हो कि ये क्यों हो रहा है, कैसे हो रहा है, फिर आप उसको समझते हो और वो कैसे काम कर रहा है, इस चीज़ को आप समझते हो, तो ये सब कुछ का जो कनेक्शन है इस दुनिया के अंदर, जो भी रहस्य हैं, जो चीज़ें हम नहीं जानते हैं, वो सब रहस्य जो है आपको सामने ला करके रख देता है। यही विज्ञान है और विज्ञान का यही काम है कि नहीं है? वो आपको बता देता है कि आखिर क्यों, कैसे, किस लिए। यह एक रोमांचक साहसिक कार्य की तरह है जहां हम प्रश्न पूछते हैं, प्रकृति के विभिन्न आयाम खोजते हैं और यह समझने का प्रयास करते हैं कि सब आखिर होता कैसे है। ये सब जानने के लिए सबसे महत्वपूर्ण है जिज्ञासा। देखो, जिज्ञासा वर्ड आया, आपके किताब का नाम रखा गया है जिज्ञासा। क्लास 6 के साइंस के किताब का नाम इंग्लिश में है क्यूरियोसिटी और हिंदी में है जिज्ञासा। जिज्ञासा सबसे पहली सीढ़ी होती है जहां से हम साइंस की दुनिया में कदम रखते हैं। अगर आपके अंदर जिज्ञासा नहीं होगी तो फिर साइंस एग्जिस्ट ही नहीं करता है, साइंस का कोई मतलब ही नहीं है। जब आपके अंदर जिज्ञासा होती है जानने की, समझने की, तभी जाकर के आपके दिमाग में प्रश्न आते हैं और फिर आप उसका उत्तर खोजने की कोशिश करते हैं और तभी जाकर के ये साइंस एग्जिस्ट करता है और साइंस जो है आपके सामने आता है उसका जवाब लेकर के, है ना? या जो जवाब आप लेकर के आते हैं वही साइंस है। ठीक है, साइंटिस्ट इसी तरीके से बनते हैं। तो कह रहा है कि इसके लिए सबसे महत्वपूर्ण क्या है? जिज्ञासा है। अगर आप साइंस पढ़ना चाहते हैं, साइंस सीखना चाहते हैं, तो उसके लिए सबसे ज़रूरी क्या चीज़ है आपके लिए? जिज्ञासा है। चलिए, अध्ययन चाहे, अब यहाँ पर जो है मैं आगे बढ़ता हूँ। कह रहा है क्या कि ये एक रोमांचक साहसिक कार्य है। ये तो हम यहाँ से हो गया था। अध्ययन चाहे रेत के छोटे छोटे कणों का हो या बड़े पर्वतों का, रेत के छोटे छोटे कणों का हो या बड़े बड़े पर्वतों का, एक घास के तिनके का हो या किसी विस्तृत जंगल का, है ना? आप चाहे किसी भी चीज़ के बारे में सोचते हो, आप कोई छोटी से छोटी चीज़, चींटी के बारे में अगर आप सोचते हो और कुछ उसके बारे में अपने सवालों का जवाब निकालते हो, वो भी साइंस है। और अगर आप ब्रह्मांड के बारे में सोचते हो, सूरज के बारे में सोचते हो, तारों के बारे में सोचते हो, तो वो भी साइंस है। तो कह रहा रेत के छोटे छोटे कणों से बड़े बड़े पर्वतों का, एक घास के तिनके हो या किसी विस्तृत जंगल का, हमें सदा ही नित नई खोजों के लिए प्रेरित एवं उत्साहित करता है। आप अपने आसपास के हर चीज़ से क्या कर सकते हैं? सवाल कर सकते हैं कि आखिर ये चीज़ ऐसा क्यों है, आखिर सहारा मरुभूमि के अंदर रेत ऐसे क्यों है खूबसूरत से इतने, है ना? और आखिर कश्मीर के अंदर, लद्दाख के अंदर बर्फ़ क्यों है, वहाँ पर रेत क्यों नहीं है? ये सब कुछ सवाल आपको जो है आपके जहन में साइंस पैदा करता है और उसका जवाब जब आप खोज लेते हो तो वही क्या कहलाता है? विज्ञान कहलाता है। क्या आपने कभी रात के आकाश में चमकने वाले तारों का अध्ययन ध्यान से देखा है और ये सोचा है कि ये तारे चमकते क्यों हैं? देखिए, एक सवाल आपसे पूछ रहा है कि आपने रात को तारों को चमकते हुए देखा होगा। ऑफ कोर्स सभी ने देखे होंगे, है कि नहीं है? तो ये तारे चमकते क्यों हैं? एक जहन में सवाल आता है कि आखिर ये तारा चमकता कैसे है? आखिर इसमें कोई लाइट वाइट लगा हुआ है? कि हमारे घर में लगा रहता लाइट, तो हमें लग रहा होता कि ओके, इसमें लाइट आया और फिर ये हमारा जो इलेक्ट्रिसिटी था, जो हमारा विद्युत था, उस ऊर्जा को ये प्रकाश ऊर्जा में बदल दिया और ये चमकने लगा। लेकिन इस तारे के पास कौन सा ऊर्जा है? इस तारे के पास क्या है ऐसा जो ये चमक रहा है? यही विज्ञान है। अब क्या कह रहा है? किसी फूल को खिलते देखा, आप विस्मित हुए कि उसे कैसे पता चलता है कि कब खिलना है? एक फूल जो पहले क्या होता है, अरे सॉरी मैंने जैकेट चेंज कर लिया, मेरे पास था, मैं दिखाता आपको कि एक फूल जो पहले क्या रहता है, कली सा रहता है, ऐसा बंद रहता है और वो फिर खिल जाता है। आखिर उसको कैसे पता चला कि हमको खिलना है, कब खिलना है ना? इन सब के पीछे क्या है? साइंस है। इन सब के पीछे कोई कारण है और वही कारण जब आप जानते हैं तो आप विज्ञान जानते हैं, है कि नहीं है? अब ज़रूरी नहीं है कि जितने सारे सवाल यहाँ पर आपको आ रहे हैं उन सारे सवालों का जवाब क्लास 6 में मिल जाएंगे आपको। नहीं, हमने इस साइंस के अद्भुत संसार में कदम रखा है। अब जैसे जैसे आगे बढ़ते जाएंगे वैसे वैसे हमारे सवालों का जवाब मिलता जाएगा, हमारे रहस्यों की गुत्थी खुलती जाएगी। बस आपको क्या करना है? जमे रहना है, आपको इंटरेस्ट बनाए रखना है और आगे पढ़ते चले जाना है। 6 पढ़ना है, 7 पढ़ना है, 8 पढ़ना है। ये सब विज्ञान द्वारा उजागर होने वाले अनेक रहस्यों में से कुछ उदाहरण मात्र हैं। विज्ञान के बारे में सबसे रोचक बात यह है कि ये सर्वत्र है, महासागर की गहराइयों से लेकर, ठीक है, अंतरिक्ष के व्यापकता तक और रसोई में पके रहे व्यंजनों से लेकर खेल के मैदान तक सबसे अभूतपूर्व खोज ऐसे ही अकल्पनीय स्थानों से हुई। अब क्या कह रहा है यहाँ पर कि हमारा जो विज्ञान है ना, इसकी सबसे जो इंटरेस्टिंग चीज़ है वो ये है कि ये हर जगह है।
ये आपके घर में भी है, ये इस पहाड़ों में भी है ना। और यहाँ पर जो आप फोटो देख रहे हो ये रेगिस्तान में भी है, यहाँ पर जो आप फोटो देख रहे हो इस झील में भी है, और आपके घर के रसोई में भी क्या है, विज्ञान है। आप जो खाना पकाते हो उसमें भी क्या है, विज्ञान है। चलिए, इसीलिए बहुत इंटरेस्टिंग है। और ये कह रहा है कि जो विज्ञान की शुरुआत हुई इसी तरीके से छोटी छोटी चीज़ें जो है जिसके बारे में लोग सोच नहीं सकते थे, उनके बारे में जब लोगों ने सोचना शुरू किया कि कैसे क्यों हो रहा है, तो वहीं से विज्ञान की शुरुआत हुई। यहाँ पर क्या कह रहा है, देखिए समुद्र के भीतर का दृश्य देखिए कितना सुंदर है। और मंदाकिनी जिसको हम लोग आकाशगंगा कहते हैं, आकाशगंगा मतलब गैलेक्सी जिसके सेंटर में होता है क्या, ब्लैक होल, है कि नहीं है। और देखिए कितना खूबसूरत सा नज़ारा है। ये सब कुछ का रहस्य आज ये जो इतना खूबसूरत सा फोटो आपके पास है, भला किसने वहाँ जाकर के ये तस्वीर ली होगी, है कि नहीं है। कौन समुद्र के अंदर जाकर के ये फ़ोटो लिया होगा। अगर आज से 200 साल पहले ये सब कुछ कह रहा होता, लोग कैसे जाकर के समुद्र के नीचे फ़ोटो ले सकते हैं बेहतरीन HD क्वालिटी में, तो लोग यकीन भी नहीं करते कि ये कैसी बात कर रहे हो। अभी हबल टेलीस्कोप की मदद से हम गैलेक्सीज़ का फ़ोटो ले लेते हैं, हम आकाशगंगा का फ़ोटो ले लेते हैं। लेकिन आज से अगर 200 साल पहले ये बात की जाती तो लोग कहते क्या पागल इंसान है कि इस पृथ्वी से हज़ारों लाखों किलोमीटर दूर जाकर के कोई चीज़ फ़ोटो लेकर के यहाँ सेंड कर दे। लेकिन आज ये सब संभव क्यों हो पाया, विज्ञान की वजह से संभव हो पाया, है कि नहीं है। ये खूबसूरत नज़ारे आपके सामने हैं। कह रहा है कि विज्ञान एक व्यापक और अंतहीन जिज्ञासा पहेली जैसा है। देखिए ये जो है आपके अंदर का एक जो है क्या बोलते हैं, अंदर से आते ना कोई चीज़ के सवाल है मन में, भाई क्यों कैसे, जिज्ञासा है, ठीक है। ये जिज्ञासा जैसी है और ये पहेली जैसा। पहेली किसको कहते हैं कि जो चीज़ ऊपर से देख करके समझ में ना आए, विज्ञान कुछ वैसा ही है। हमारे द्वारा की गई प्रत्येक नई खोज इस पहेली का एक टुकड़ा एक और टुकड़ा जोड़ देती है। और आपको पता है कि यही तो इस पहेली का सबसे अच्छी बात है। जैसे जैसे आप जो है क्या करते हैं, खोज करते हैं, उसमें नई नई चीज़ें ऐड होती चले जाते हैं। यही कह रहा है, इसकी कोई सीमा नहीं कि हम क्या क्या खोज सकते हैं, क्योंकि ज्ञान का हर नया भाग नए प्रश्नों तथा खोजों की ओर ले जाता है। अब इसका लिमिट भी नहीं है। ऐसा नहीं कि विज्ञान आज बहुत तरक्की कर ली है लेकिन सब कुछ हो गया, सब कुछ खोज लिया, सब कुछ जान लिया, नहीं। अभी भी अंतहीन, अभी भी बहुत सारी चीज़ें बाकी हैं खोजने के लिए, जानने के लिए। इंसान अभी बहुत कुछ नहीं जानता है, वो रोज़ रोज़ नई नई चीज़ें ऐड करता जाएगा, सीखता जाएगा और नई नई चीज़ें ऐसे ही आती जाएंगी। ये ख़त्म नहीं होने वाला है। यहाँ पर क्या कह रहा है, हम कभी कभी देखते हैं कि इस पहेली का एक टुकड़ा है ना गलत स्थान पर जोड़ दिया गया है और उसे वहाँ से दूसरे स्थान पर ले जाने की आवश्यकता है। नई खोज पराये विश्व के बारे में हमारी समझ बढ़ाती है। और कभी कभी ये भी हुआ है कि कोई खोज ऐसी हो गई है जो हम जान रहे हैं, उसके आसपास में जो चीज़ें हम देख रहे हैं वो चीज़ें वैसी नहीं होनी थी, उसके पीछे भी कुछ और था जो हमको नहीं पता, उसके आगे भी कुछ और है जो हमें नहीं पता। फिर हमें जब पता चलता है आगे की चीज़ तो हम फिर उसको क्या करते हैं, सीरियल देते हैं कि भाई पहले ये हुआ होगा, फिर ये हुआ होगा, फिर ये हुआ होगा, है कि नहीं है। कह रहा है क्या कि आप जैसे जैसे ये पुस्तक पढ़ेंगे आपके सामने अनेक रोचक विचार आएंगे, आप कई नए प्रयोग करेंगे जो आपके विचारों करने को प्रेरित करेंगे, और आप ये भी जानेंगे कि हमारे दैनिक जीवन में ये सब कैसे उपयोगी है। अनुमान लगाइए कि जब हम नई खोज करेंगे तो क्या होगा। यहाँ पर जो है आपसे कहा जा रहा है कि जैसे जैसे आप ये किताब पढ़ते चले जाओगे आपके दिमाग में और भी सवाल आते चले जाएंगे और आप सीखते चले जाओगे। अब यहाँ पर कह रहे हैं क्या कि आप एक मिनट, यहाँ पे कह रहा है कि आप अनुमान लगाइए कि जब हम नई नई खोज करेंगे तो क्या होगा। तब हमें यह समझ आने लगेगा कि ये सभी विचार एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। ये क्या इंपॉर्टेंट लाइन कह रहा है कि जब हम जितनी नई नई चीज़ें खोजते चले जाएंगे हमें ये पता चलता चला जाएगा कि भाई सब एक दूसरे से कनेक्टेड है कि नहीं है। ये जो चीज़ हमने आज पता लगाया, मान लो क्या कि हमने बारिश के बारे में पता लगाया, बारिश का पानी, बारिश की बूंद के बारे में पता लगाया, फिर हमने वाष्प के बारे में पता लगाया, इवेपोरेशन जिसको हम लोग कहते हैं, फिर हमने हवा के बारे में पता लगाया, फिर हमें पता चला कि अरे ये हवा, ये वाष्प, इवेपोरेशन, ये गर्मी, ये बारिश, ये सब तो जुड़ा हुआ आपस में, और ये सब जुड़ करके एक चक्र बना रहा है जिसको हम लोग वर्षा चक्र कहते हैं। और ये सब कुछ काम कर रहा है एक सिस्टमेटिक तरीके से कि भाई ज़मीन का पानी गर्म हो रहा है, इवेपोरेट हो रहा है, वाष्पीकरण हो रहा है, उड़ करके बादल बन रहा है, बादल बन के वापस फिर बारिश बन के नीचे आ रहा है। तो ये जो हम जैसे ऐसे चीज़ों के बारे में जानते चले जाते हैं तो हमें एक दूसरे के साथ उसका संबंध भी पता चलता चला जाता है कि कैसे ये चीज़ें एक दूसरे के साथ जुड़ी हुई हैं, है कि नहीं है। चलिए, तो यहाँ पर आगे कह रहा है क्या कि आइए इस यात्रा के आरंभ करते हैं और अपनी पृथ्वी से। चलिए, यहाँ पर क्या कह रहा है कि इस यात्रा का आरंभ हम कहाँ से करेंगे, अपनी पृथ्वी से करेंगे। जाहिर सी बात है
अगर आप क्लास 6 में है, क्लास 6 में है, यहाँ से आप डायरेक्ट आपको हम पढ़ाना शुरू कर दे किसी ब्लैक होल के बारे में कि बच्चों ब्लैक होल कैसे बनता है। आप बोलोगे सर क्या ब्लैक होल क्या कह रहे हो, टाइम ट्रैवल के बारे में हम आप बात करना शुरू कर दें, आइंस्टीन की थ्योरीज के बारे में बात करना शुरू कर दें, आप कहोगे सर क्या हो गया आपको, ये क्या बातें कर रहे हैं आप। इसीलिए हम जानना शुरू करेंगे कहाँ से, इस पृथ्वी से। सबसे पहले हम अपने आसपास की चीज़ों को, पहले अपने आसपास की छोटी छोटी चीज़ों को जानेंगे और धीरे 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 बढ़ते चले जाएंगे। क्या कह रहा है, पृथ्वी एकमात्र ऐसा ग्रह है जिस पर जीवन है। क्या कह रहा है, पृथ्वी ही वो ग्रह है जिस पर क्या है, जीवन है। पृथ्वी के अलावा और कोई ग्रह नहीं है जहाँ जीवन है अभी तक जो खोजा गया है। क्या पता विज्ञान कल अंतहीन चीज़ है, कल हो कि कोई ऐसी ग्रह खोज ले जहाँ पर और भी जीवन रहते हों, जहाँ पर और भी जीव रहते हों, जहाँ पर जीवन की संभावना हो सकता है ऐसा। लेकिन अभी तक जैसे हम जानते हैं कि हमारे सूरज के और 8 ग्रह क्या करते हैं, चक्कर लगाते हैं, और 8 में से सिर्फ पृथ्वी ही एक ऐसा ग्रह है जिसके अंदर क्या है, जीवन है, हवा पानी है, जहाँ पर जीव जीवित रह सकते हैं। यहाँ पर क्या कह रहा है, पृथ्वी पर पर्यावरण भी है जिसकी रक्षा करना अति आवश्यक है। अब यहाँ पर आपके लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ दी गई है कि पृथ्वी पर पर्यावरण है, हवा पानी मिट्टी है, तभी जाकर के यहाँ पर जीवन संभव है, और आपको इसकी रक्षा करनी है। इस पर्यावरण की रक्षा हम मानव जाति को करनी है, हम ही सर्वश्रेष्ठ प्राणी हैं इस पृथ्वी पर। तो अगर हमारे कारनामे की वजह से हमारा पर्यावरण बर्बाद हो रहा है तो हम जीवन को बर्बाद कर रहे हैं। जैसे कि आज आप जानते होंगे कि हमारे आसपास में हम पानी को गंदा कर रहे हैं, हम जंगलों को काट रहे हैं अपनी तरक्की करने के लिए, हम यहाँ के हवा को ख़राब कर रहे हैं, अलग अलग किस्म के गैसेस हमारे फैक्ट्री से, हमारे गाड़ी से निकलता है, जिसकी वजह से क्या होता है, हमारा पर्यावरण दूषित होता है, गंदा होता है, और इसकी वजह से बहुत सारे जीव जंतु को क्या करना पड़ता है, अपने जीवन के साथ खेलना पड़ता है, और बहुत सारे जीव जंतु अपने जीवन से हाथ धो बैठते हैं, मर जाते हैं। हाँ, ये होता है, आप सीखते चले जाओगे कि कैसे काम करता है। अभी तो सिर्फ शुरुआत है ये जो है क्लास 6 में। तो कह रहा है कि इस पर्यावरण की रक्षा करना हमारी जिम्मेदारी है। पृथ्वी पर जीवन की एक अद्भुत विविधता है। विविधता का मतलब होता है अलग अलग किस्म है, भिन्नता है, विविधता है। यहाँ पर पौधे हैं और जंतु हैं जो इस ग्रह के विभिन्न क्षेत्रों में विविध रहने और फलने फूलने में सफल हो सके हैं। अब पौधा और जंतु सिर्फ 2 ही बात कहा विविधता में, लेकिन आप देखिए पौधे भी कितने किस्म के पौधे। आप अपने गार्डन में चले जाइए, आपको आम का पेड़ मिल जाएगा, जामुन का पेड़ मिल जाएगा, आपके गार्डन में तो पड़ोसी के मिल जाएगा। छोटे छोटे घास मिल जाएंगे, कुछ मीडियम साइज़ के पौधे, कुछ बड़े साइज़ के पौधे, कुछ बहुत छोटे पौधे, कुछ ऐसे पौधे जिसको तो आप आंखों से देख भी नहीं सकते। और ये मैं सच कह रहा हूँ, ये आप क्लास 8 में माइक्रो ऑर्गेनिज्म के बारे में पढ़ोगे, है कि नहीं है। इसी तरीके से जंतु में भी सिर्फ इंसान ही तो जंतु नहीं है, बहुत किस्म के जंतु हैं इस पृथ्वी पर, यानी बहुत विविधता है, बहुत किस्म की चीज़ें हैं इस पृथ्वी पर। जो जीवन हम इस पृथ्वी पर देख रहे हैं उसमें क्या है, विविधता है। अब यहाँ पर कह रहा है कि आपने किसी बीज को एक पौधे में और किसी इल्ली यानी कैटरपिलर को एक सुंदर तितली में परिवर्तित होते देखा है। आपको पता होना चाहिए कि ये जो चीज़ है इसी को इल्ली कहते हैं, कैटरपिलर कहते हैं। एक तितली जब बनता है तो तितली जो होता है पहले ऐसा रहता है कि नहीं, अंडा से फिर ऐसा बनता है, और फिर ऐसे बनने के बाद और ज़्यादा ये डेवलप होकर के क्या बनता है, एक तितली बन जाता है खूबसूरत सा, जो हम उड़ते हुए अपने बागीचे में देख सकते हैं। तो क्या आपने कभी ऐसा देखा है। और एक बीज को आप बीज गाड़ते हो ज़मीन में, और वो बीज क्या होता है, धीरे धीरे एक पत्ता निकलता है, और फिर 2 पत्ता, और इस तरह से उसका डंठा बनता है, और एक खूबसूरत सा पेड़ बन जाता है। एक छोटा सा बीज क्या हो जाता है, पेड़ बन जाता है। तो क्या आपने कभी देखा है ना, आपने ज़रूर देखा होगा। ऐसे अनेक अवलोकन किए होंगे इन पौधों और जंतुओं का विकास किस प्रकार होता है, आखिर ऐसा हुआ कैसे, ये कैटरपिलर, ये इल्ली कैसे तितली बन गया, वो छोटा सा बीज कैसे एक बड़ा पेड़ बन गया, ये सब कुछ आप सीखेंगे इसी विज्ञान में। ये पूरी जो कहानी है वो विज्ञान के आसपास घूमती है कि नहीं है। तो ये काफ़ी क्या है, इंटरेस्टिंग है। चलिए आगे चलते हैं। यहाँ पर देखिए क्या कह रहा है, वास्तव में हमारे शरीर के वृद्धि, हमारा शरीर जो है, जो बड़ा होता है, हम छोटे थे जब पैदा हुए थे तो माँ के गोद में थे बहुत छोटे से, अब बड़े हो गए हैं। ये जो विकास के लिए हमें भोजन की आवश्यकता होती है। जब हम पृथ्वी के बारे में बात करेंगे, जीवन के बारे में बात करेंगे, तो हमें भोजन के बारे में बात करना पड़ेगा, हवा और पानी के बारे में बात करना पड़ेगा, खाना के बारे में बात करना पड़ेगा। तो यहाँ पर क्या कह रहा है कि हमारे शरीर का जो वृद्धि विकास होता है उसके लिए भोजन आवश्यक होती है। बिना भोजन के आप जिंदा नहीं रह सकते, आपकी वृद्धि नहीं हो सकती। कह रहा है क्या, विशेष रूप से भारत जैसे विशाल और विविध देश में भोजन अत्यंत मन भावन है। यहाँ पर क्या कह रहा है कि हमारा देश भारत जो है वो बहुत विशाल देश है, यहाँ बहुत किस्म के लोग रहते हैं। एक तो ये साइज़ में भी बड़ा है, ऊपर से पॉपुलेशन आबादी में तो और बड़ा है।
यहाँ पे सैकड़ों 100 करोड़ 150 करोड़ लोग रहते हैं और अलग अलग जगह पे रहने वाले लोगों का खाना अलग अलग है और अलग अलग जगह के हवा पानी के हिसाब से वहाँ का खाना है। तो हमें ये भी एक अलग जो है टॉपिक बना करके पढ़ना है कि आखिर क्यों हमारे यहाँ पे बिहार में जो एक किस्म का खाना खाते हैं, राजस्थान में एक किस्म का खाना खाते हैं, केरला में दूसरे किस्म का खाना खाते हैं और कश्मीर में अलग किस्म का खाना खाते हैं, है कि नहीं है? ये सब कुछ के पीछे कारण है, ऐसी बात नहीं है कि कारण नहीं है। आप ही समझ लो, यहाँ पर जो उगता है हम वही खाते हैं, ज़्यादातर जो उगता है हम ज़्यादातर उसको खाते हैं। यहाँ पर धान गेहूँ आसानी से हमारे बिहार में होता है तो हम यहाँ पर धान गेहूँ का जो है इस्तेमाल करते हैं। और अगर मान लो कहीं पर धान गेहूँ नहीं होता है, वहाँ पे कुछ और होता है, तो वो लोग उसका इस्तेमाल ज़्यादा करते हैं। सपोज़ करिए हम लोग नाश्ते में क्या खाते हैं, रोटी खाते हैं, लेकिन अगर एक कश्मीर का बंदा है, वहाँ पर अखरोट होता है, काजू होता है, तो वो लोग अखरोट और काजू जैसी चीज़ खाता है जो उसके बदन को गर्म भी रखती है, तो बर्फीले जगह में रहने में भी उसका हेल्प होता है कि नहीं है? इस तरीके से केरला का हवा पानी अलग है तो वहाँ का खान पीन अलग है। कहने का मतलब है कि ये सब कुछ एक दूसरे से लिंक्ड है, जुड़ा हुआ है और विज्ञान इन्हीं रहस्यों का, इन्हीं सवालों का जवाब देता है ना? इंटरेस्टिंग बच्चों, तो कैसा लग रहा है आपको ये सेशन? अगर आपको अच्छा लग रहा है आज का क्लास तो आप लाइक कर सकते हैं वीडियो को और बाकी क्लासेस भी आप चैनल पे जाके देख सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर कैसे लिखा है? अच्छा, यहाँ पर कुछ रह गया क्या कि उनको यहाँ पर कह रहा है कि देश भर में विभिन्न प्रकार के स्वादिष्ट पकवान उनको बनाने की विधियाँ हैं, वे सब किससे बनते हैं, हम इसे कैसे पता करेंगे? आखिर यहाँ पर आपको एक सवाल देके चला गया कि आखिर हमारे देश में जो बहुत सारे किस्म के पकवान बनते हैं उसको बनाने का जो तरीका है वो क्या है और हम कैसे जो है पता कर सकते हैं कि ये सब कैसे किससे बना है। तो इसको पता करने का जो तरीका है, एक तो ये है कि आप खुद जा कर के वहाँ पे घूम फिर करके उसको पता करें, या फिर आप किताबों से पता करें, या फिर आप अपने बड़ों से पूछें और बताएंगे वो आपको कि आखिर क्यों हमारे बिहार में ऐसा खाना और राजस्थान में वैसा खाना और केरल में वैसा खाना, आखिर क्यों। आपके बड़े भी बता सकते हैं, आपके टीचर बता सकते हैं, आप खुद घूम करके जा करके देख करके उन लोगों से पूछ करके क्या कर सकते हो, सीख सकते हो। आप पूछेंगे कि सर आप बता दीजिए, तो मैंने तो आपको कुछ एग्जाम्पल दे ही दिए। चलिए अपने बड़ों से जिज्ञासा होगी आपके अंदर, सवाल होगा आपके दिल में, उसका जवाब खोजिएगा तो बिल्कुल आप साइंटिस्ट हैं। ठीक है, चलिए तो यहाँ पर लिखा है उससे आगे, हमें जीवित रहने के लिए भोजन के साथ साथ जल की भी आवश्यकता होती है। मैंने शुरू में ही आपको कहा कि जब हम जीवन की बात करेंगे, हम खाना की बात करेंगे, हम पानी की बात करेंगे, हम हवा की बात करेंगे, यहाँ पर जल की आवश्यकता होती है जिंदा रहने के लिए। सब जानते हैं जल एक अत्यंत आनंददायक पदार्थ है। क्या आप कभी बारिश में दौड़े भागे और कूदे हैं? क्या आपने कभी सोचा है कि बारिश क्यों और कैसे होती है? आप देखिए, बहुत अच्छा सवाल आपसे कर दिया कि क्या आप बारिश में कभी दौड़े भागे हैं? वो भी जल है ना, उसमें भी पानी है ना। बिल्कुल, सभी लोग बचपन में आप दौड़े भागे होंगे और अभी आप बचपना गुजार ही रहे हैं, तो अभी भी जब भी बारिश होती होगी तो आप घर से निकल करके बारिश में जाकर के नहाते होंगे और एंजॉय करते होंगे, है कि नहीं है? सभी करते होंगे, है कि नहीं? मज़ा भी आता, मैं भी करता था बचपन में, अभी भी अगर मुझे मौका मिले तो मैं अभी भी करूँगा, है कि नहीं? तो कहने का मतलब है यहाँ पर है, क्या आपने कभी सोचा कि बारिश क्यों और कैसे होती है? बारिश के बारे में आपको बता करके पूछना ये चाहता है किताब कि आप सोचिए भी तो कि ये बारिश होती कैसे है, जिसमें आप दौड़ भाग करके खेल कूद करके इतना खुश हो रहे हो, वो होती कैसी है? जब इस सवाल का जवाब आप जो है खोजिएगा तो वो साइंस है, वो विज्ञान है। क्या आपने ध्यान दिया कि जल ठंडा करने पर बर्फ़ बन जाता है? बिल्कुल, आपने ध्यान दिया होगा, बर्फ़ हम लोग बचपन में खरीद के खाते भी हैं, है ना? वो कैसे बन गया? पानी को ठंडा किया गया, है कि नहीं? तो बर्फ़ बन गया कैसे? और गर्म करने पर उबलने लगता है। आपने ये भी देखा होगा कि पानी को गर्म करते हैं खाना बनाने के लिए, वो उबलने लगता है कि नहीं है? तो ये कैसे हो रहा है? क्या आपने कभी गर्मी में ठंडा जल पीने और सर्दियों में गर्म जल से नहाने में आपको आनंद आता है? बिल्कुल आता होगा। आपको भी गर्मी में ठंडे पानी से नहाना और ठंडी में गर्म पानी से नहाने में मज़ा आता होगा। आखिर क्यों? हमारे शरीर को कैसे पता चलता है कि ये ठंडा है, ये गर्म है कि नहीं है? और ये ठंडा गर्मी असल में होता क्या है? इन सारे सवालों का जवाब आपको यहाँ मिलने वाला है। हम गर्म और ठंडे को कैसे समझते हैं? चाहे वो जल हो या ज्वार से तपते हमारे शरीर का तापमान। पानी की बात करें या हम अपने बॉडी की बात करें, जब हम बीमार पड़ते हैं तो कैसे वो गर्म हो जाता है। कोई वस्तु कितनी गर्म है ये ज्ञात करना महत्वपूर्ण है। कोई वस्तु कितनी गर्म है ये हम कैसे पता करते हैं? कैसे पता चलेगा कि ये ज़्यादा गर्म है, ये ठंडा है, ये कम गर्म है कि नहीं है? और आखिर हमारे बॉडी में आपने देखा होगा थर्मामीटर लगाते हैं डॉक्टर्स, पता लगाते हैं कि इतना डिग्री फ़ारेनहाइट जो है आपको बुखार है, आपको 98 है, आपको 100 है, आपको 102 है। तो ये कैसे हुआ? ये सब विज्ञान की वजह से हुआ। किसी ने पहले सोचा और सोचने के बाद क्या करा? उसका हल निकाला, उसका जवाब निकाला।
चलिए आगे बढ़ते हैं। तो इससे आगे कह रहा है, देखिए यहाँ पर एक खूबसूरत सा फोटो दिया, आप फोटो देख लीजिए, जहाँ पर पानी है और पानी से ऊपर जो है बादल है, और बादल जो है धूप की वजह से गर्म होकर के फिर बारिश बन के नीचे आ रहा है। पढ़ेंगे हम लोग इसको भी डिटेल में आगे। और फिर हमारे आसपास अनेक प्रकार की वस्तुएं हैं जिस कागज़ पर हम लिखते हैं, धातु की चाबी, प्लास्टिक का पैमाना, हमारे बॉक्स में मिटाने वाला रबर, बॉक्स को बंद रखने वाला चुंबक, हमारे पहनने के कपड़े, दूध पीने का प्याला और बहुत सी अन्य वस्तुएं हमारे आसपास। ये सब कुछ है, ये सब किससे बनी होती है? क्या ये विभिन्न पदार्थों से बनी होती है? हम विभिन्न पदार्थों को एक दूसरे से कैसे पृथक करते हैं? अब आपके आसपास में बहुत सारी चीज़ें हैं, हमारे आसपास में मैं आप देख पा रहा हूँ, कंप्यूटर रखा हुआ है, लाइट्स रखे हुए हैं, बोटल्स रखे हुए हैं, माइक रखा हुआ है। ये सब कुछ जो है, ये सब कुछ अलग अलग, कोई लोहे से बना है, कोई स्टील से बना है, कोई प्लास्टिक से बना है। आखिर ये सब कैसे पता चला कि इसको स्टील से बनाना था, इसको प्लास्टिक से बनाना था, इसको अगर हम लोहे से बनाएंगे तो अच्छा होगा, है कि नहीं है, इसको तांबा से बनाएंगे तो अच्छा होगा? इन सारे सवालों का जवाब आखिर कैसे मिला? कैसे हमने अलग किया कि ये लोहा है, ये तांबा है, ये प्लास्टिक है कि नहीं है? किसी ने तो किया होगा ना शुरू। ऐसा तो नहीं है कि शुरू दिन से ही जब इंसान पैदा हुए इस पृथ्वी पर उसी दिन से पता था कि ये लोहा है, ये तांबा। नहीं, धीरे धीरे लोगों के मन में जिज्ञासा जागी इस चीज़ को जानने के बारे में, और लोगों ने इन सवालों के जवाब पता लगाए। अब देखिए यहाँ पर जो है, आप आगे क्या लिखा है। इस पुस्तक की यात्रा में हम जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे वैसे वैसे इस पृथ्वी पर विद्यमान प्रत्येक वस्तु के बारे में हम प्रश्नों का एक अंतहीन सूची बनाते जाएंगे, किंतु प्रश्नों का ये सीमा केवल पृथ्वी के लिए ही क्यों? अब इस किताब में आप आगे बढ़ते जाओगे और इस पृथ्वी पर होने वाला विभिन्न घटनाओं को आप क्या करते जाओगे, पढ़ते जाओगे, सवाल लिखते जाओगे, सवाल बनाते जाओगे, और बहुत सारा सवालों का जवाब आपको मिलता भी जाएगा। लेकिन आपकी जो ये सोच है, आपका जो ये क्लास में लिखा हुआ ये टेक्स्ट बुक में जो भी सवाल है, आपके जहन में जो भी सवाल है, वो पृथ्वी ही तक क्यों? पृथ्वी से बाहर का भी तो हो सकता है। क्या पृथ्वी तक ही विज्ञान सीमित है? जवाब है नहीं, विज्ञान पृथ्वी से बाहर भी है। क्या है यहाँ पे? हम उससे परे सूर्य, चंद्रमा और आकाश में चमकने वाले लाखों तारों पर भी प्रश्न पूछ सकते हैं। बिल्कुल सही जवाब है। विज्ञान में सीमित नहीं, लिमिट नहीं है, विज्ञान में सीमा नहीं है, बॉर्डर नहीं है कि आप यही चीज़, इतना ही चीज़ जान सकते हो, सोच सकते हो। ये अंतहीन चीज़ है। आप चाहे इस पृथ्वी से परे की चीज़ सोचो, बहुत दूर की चीज़, है ना, चाहे आप पृथ्वी के नीचे रहने वाला, है ना, कोई जीव के बारे में सोचो कि यार इस ज़मीन के नीचे, मिट्टी के नीचे क्या होगा। ये सब कुछ विज्ञान का हिस्सा है। चलिए, चाहे आपको किसी पत्ती की संरचना के बारे में जानना हो या किसी वस्तु की गति कैसी करती है या ये कि मूंगफली के छिलकों को कैसे अलग करते हैं। क्या कह रहा है? 2-3 सवाल कह रहा है, अलग अलग चीज़ें। देखो कैसे अलग अलग चीज़ों के बारे में बात कर रहा है कि आपको ये जानना कि पत्ता कैसे बना हुआ है, ये पत्ता का डिज़ाइन ऐसा क्यों है, रंग ऐसा क्यों है, अलग अलग पत्ते का अलग अलग डिज़ाइन क्यों है, अलग अलग जगह के अलग अलग पत्ते क्यों हैं। कहने का मतलब है कि चाहे ऐसा सवाल हो, चाहे कोई चीज़ गति कैसे करता, कोई चीज़ चल कैसे रहा, घूम कैसे रहा, ये सवाल हो, चाहे मूंगफली का छिलका कैसे अलग हो रहा है, ये सवाल, मतलब काफ़ी अलग अलग चीज़ें हैं ये तीनों चीज़ें। लेकिन ये सब कुछ सवाल क्या है, विज्ञान के अंदर अंतर्गत आता है। चलिए, इस पुस्तक का प्रत्येक अध्याय आपकी जानने की इच्छा को तो जागरूक करेगा ही, संभवतः आपके मन में अनेक प्रश्न भी पैदा करेगा। अब जैसे जैसे आप इस पुस्तक को पढ़ते चले जाएंगे तो आपके दिमाग में इन सवालों के जवाब आपको मिलेंगे ही, और साथ ही साथ हो सकता है नया सवाल भी आपके अंदर क्या हो, पैदा हो कि अरे इसका जवाब तो मिल गया सर, लेकिन ये कैसे हुआ, है कि नहीं है। चलिए, कोई बात नहीं, चाहे आपने ध्यान न दिया हो फिर भी आप अनेक प्रश्नों के उत्तर अब तक ढूंढ रहे होंगे, है ना। अभी तक हमने आपको कितने सवाल कर दिए, कितने सारी चीज़ों के बारे में सोचने के लिए आपको मैं परेशान कर दिया कि इसके बारे में सोचो, उसके बारे में सोचो। भले ही आपने सवालों के जवाब अभी तक आपको नहीं भी मिले, लेकिन आपके दिमाग में चल रहा होगा कि सर क्या क्या बोल दिया अभी तक, है ना। ये सब कुछ जो है आपके दिमाग में होना चाहिए। मान लीजिए कि आपके कलम लिखना बंद करता है। अब यहाँ पर देखो एक सिचुएशन दे रहा है कि अगर मान लीजिए कि आपका कलम जो होता है वो लिखना बंद कर दिया, अब आप क्या करोगे? आप शायद अपने आप से ये प्रश्न पूछेंगे, मेरी कलम ने लिखना बंद क्यों कर दिया, है कि नहीं। देखिए, ये एग्जाम्पल बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों। एक छोटा सा एग्जाम्पल है, लेकिन ये आपका वैज्ञानिक सोच है, यह आपके वैज्ञानिक सोच को जो है बढ़ावा देता है। आपका कलम लिखना बंद कर दिया, आपके जहन में एक क्वेश्चन आया कि मेरा कलम लिखना बंद क्यों किया, आखिर क्या हुआ इसमें। आप ये अनुमान लगाएंगे कि कलम में स्याही समाप्त हो गई है। आपके दिमाग में एक सवाल, एक घटना हुई, उसको देख करके आपके दिमाग में एक सवाल आया कि कलम ने लिखना बंद क्यों कर दिया, है कि नहीं है। और अब आपके दिमाग में उसका जवाब आया कि शायद इसका स्याही समाप्त हो गया होगा इसलिए लिखना बंद कर दिया। अब आप इस अनुमान का परीक्षण कलम खोल करके करेंगे। अब आप रिफिल खोलेंगे,
रिफिल खोल करके चेक करेंगे कि सच में इसका इंक जो है ख़त्म हो गया है कि क्या है कि नहीं है। स्याही जांच करेंगे, यदि वो खाली है तो आप जान जाएंगे कि आपका अनुमान सही था। और अगर आप देखेंगे कि अरे हाँ स्याही ख़त्म हो चुकी है, इसका मतलब है कि मैंने जो सोचा था कि लिखना इसलिए बंद किया क्योंकि स्याही नहीं है, तो ये सही है ना। लेकिन यहाँ पर क्या कह रहा है, परंतु मान लीजिए कि आप देखते हैं कि स्याही समाप्त नहीं हुई है, लेकिन ऐसा भी तो हो सकता है कभी कभी कलम ऐसे भी बंद हो जाता है, स्याही समाप्त हुई ही नहीं है और कलम लिखना बंद कर दिया, लेकिन आपके दिमाग में क्या था पहले कि स्याही समाप्त हो गई है। अब क्या है, स्याही समाप्त नहीं हुई है। तो एक नया सवाल आएगा कि जब स्याही भी समाप्त नहीं हुई है तब लिखना कैसे बंद कर दिया, है कि नहीं है। तो आप क्या करेंगे, आप एक और अनुमान लगाएंगे कि संभवतः स्याही सूख गई है। इसकी जांच करने के लिए ये अनुमान सही है या नहीं, अब आप कुछ और करने का प्रयास करेंगे। यहाँ पर क्या कह रहा है, पहले आप देखिए कलम में स्याही है, अरे स्याही है तो रुका क्यों। अब आप सोचेंगे अच्छा तो सूख गया होगा इसका स्याही, तभी जाके लिखना बंद कर दिया है। तो कहने का मतलब है कि एक और सवाल, उसका एक और जवाब आपके जहन में आया है कि नहीं है। अब आप उसको टेस्ट करेंगे सच में सूखा है क्या, उसके लिए आप उसको हिला डुला के फूंक मार के देखेंगे, है कि नहीं है। वास्तव में विज्ञान ऐसे ही कार्य करता है। आपके यह जानने का प्रयास कि आपकी कलम ने लिखना क्यों बंद कर दिया, वैज्ञानिक विधि है। देखिए बच्चों, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, ठीक है। विज्ञान कैसे काम करता है बच्चों, ऐसे ही काम करता है कि जब आपके सामने कोई प्रॉब्लम आया, आपके सामने एक सवाल आया, तो आपने उसका कुछ जवाब सोचा, अगर वो जवाब सही है नहीं, इसको पता लगाने की आपने कोशिश की, उसका रिजल्ट क्या आया, ये सब कुछ विज्ञान है। अब इस तरह सोचना क्या है, वैज्ञानिक विधि है। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। वैज्ञानिक विधि क्या है कि किसी चीज़ को सोचना सिस्टमेटिक तरीके से। देखिए क्रियाकलाप आपको दिया है जिसमें आपको थोड़ा ध्यान रखना है, ये सब कुछ आपको घर पे करना है। एक ऐसे ही अन्य समस्या के बारे में लिखें जिसमें आपने हल करने का प्रयास किया हो। अब आप देखिए, ये कलम वाला एक एग्जाम्पल ये दे दिया। अब आप ऐसे ही कोई और प्रॉब्लम सोचिए। आपके घर में कभी टॉर्च ने काम करना बंद कर दिया होगा, तो आपने टॉर्च के बैटरी खोल करके उसको उल्टा पुल्टा करके, है ना, पोंछ पाछ करके चेक किया होगा कि चल रहा है कि नहीं चल रहा है। बैटरी चेंज करके आपने चेक किया होगा, फिर भी नहीं चल रहा, पता चला रही। तो कहने का मतलब है कि आप और एग्जाम्पल लीजिए कि कैसे कोई समस्या आपके सामने आया और आपने उसको कैसे हल किया, आपने किन चरणों का पालन किया। जब वो समस्या आपके सामने आया तो आपने पहले क्या किया, फिर क्या किया, फिर क्या किया। मैंने टॉर्च वाला एग्जांपल आपको दिया कि टॉर्च ने काम करना बंद कर दिया, तो आपको स्टेप वाइज लिखना है कि पहले आपने क्या करा, चेक करा बटन ठीक है, फिर ऑन ऑफ करा, फिर बैटरी चेक करा कि बैटरी ठीक है कि नहीं। आपने बैटरी बदल कर देखा, अगर काम कर गया तो बैटरी ख़राब था, बैटरी बदल के भी काम नहीं कर रहा मतलब कुछ और ख़राब है। आप फिर मान लीजिए मिस्त्री के पास चले गए। तो ये आपको लिखना है कि आपने किन चरणों का पालन किया। विज्ञान केवल तथ्यों या आंकड़ों को याद करना अथवा केवल प्रयोग करना नहीं, विज्ञान चरण दर चरण प्रक्रिया का पालन करना है। देखिए क्या कह रहा है कि विज्ञान में आप सिर्फ ये नहीं कि हाँ भाई इन्फॉर्मेशन आप जमा कर लिए, बहुत सारी चीज़ें जान गए हैं, लिख दिए, नहीं। विज्ञान चरण दर चरण प्रक्रिया का पालन करते हुए हमारे प्रश्नों का उत्तर ढूंढने में सहायक होता है। ऐसा नहीं है कि ठीक है कोई सवाल है, भाई टॉर्च क्यों ख़राब है, तो हुआ होगा बैटरी ख़राब हो गया, नहीं, बल्कि एक सिस्टमेटिक तरीके से कि इस वजह से ये हुआ होगा, उस वजह से वो हुआ होगा, चरण दर चरण प्रक्रिया का पालन करते हुए हमारे प्रश्नों का ये क्या करता है, आंसर करता है। कौन, विज्ञान। तो है ना इंटरेस्टिंग बच्चों, कैसा लग रहा है आपको क्लास, बताइए। आप कमेंट कर सकते हैं, अगर आपको अच्छा लग रहा हो तो आप लिख दीजिए कि अच्छा लग रहा है हमें, और आप लाइक कर दीजिए वीडियो को। अब यहाँ पर 5 चरण दिए गए हैं बच्चों, ये वैज्ञानिक चरण है। किसी वैज्ञानिक का अगर कोई सवाल होता है मन में तो वो इसी चरण के अनुसार क्या करता है, उसका हल करता है। सबसे पहले जो हमें रुचिकर लगता है या जिसे हम समझ नहीं पाते हैं, हम उसका अवलोकन करते हैं। सबसे पहला क्या होता है, सबसे पहले आती है अवलोकन। पहला क्या हो गया, अवलोकन। कि आपने कोई चीज़ देखा है ना, आपको वो चीज़ इंटरेस्टिंग लगा कि भाई ये कैसे हुआ। मच्छर काटा, आपके दिमाग में सवाल आया कि मच्छर क्यों काटा हमको, आखिर मच्छर ने काटा तो हमें दर्द क्यों हुआ, मच्छर काट के कहाँ जाएगा, क्या करेगा। तो पहले अवलोकन किया, कोई चीज़ आपने देखा, ये पहला स्टेप है। यह हमें अचंभित करता है। अब आपको लगा अरे ऐसा कैसे, क्यों काटा मच्छर ने, है ना, और शायद हम उसके बारे में एक प्रश्न सोचते हैं, सोच लिए। उसके बाद हम उस प्रश्न को संभवतः उत्तर का अनुमान लगाते हैं। फिर हमने सोच लिया अच्छा मच्छर क्यों काटा होगा, शायद वो उसका काम है क्या, उसका खानदानी पेशा है क्या।
फिर आप कहते हैं अरे नहीं नहीं खाता पीता होगा, वो खून पीता है कि नहीं है। तो इस तरीके से आप प्रश्न का उत्तर भी खुद क्या करते हैं, अनुमान लगाते हैं। इस अनुमान का हम प्रयोग और अधिक अवलोकन द्वारा सत्यापन करते हैं। और मच्छर के बारे में आप देखते हैं और मच्छर को गौर से देखते हैं और उसको कोशिश करते हैं, अरे पेट भी तो फूल रहा है इसका, हाँ खाना ही खा रहा है। जो हम कह रहे थे, सोच रहे थे कि एक जो है खून पी रहा होगा, अपनी भूख मिटा रहा होगा, सही बात है, पेट इसका फूल रहा है। यानी आप सत्यापन करते हैं। तो पहला अवलोकन करा आपने, फिर आपने प्रश्न करा, अवलोकन करने के बाद अचंभित किया, आपने क्या करा, प्रश्न करा, उसके बाद आप क्या करा, उसका आप उत्तर देते हैं, उसके बाद आपने उसका उत्तर दिया, उसके बाद आप उसका क्या करते हैं, सत्यापन करते हैं कि क्या आपका उत्तर सही है या नहीं है। इसके बाद हम परिणाम का विश्लेषण करने का प्रयास करते हैं। जो आपने अवलोकन किया, जो आपने प्रश्न किया, जो आपने उत्तर किया, उसका आपने सत्यापन किया, अब उसके बाद जो रिजल्ट आया, परिणाम आया, उसका आपने विश्लेषण करते हैं और देखते हैं कि क्या इसके बारे में वास्तव में जो हम प्रश्न कर रहे थे उसका जवाब ये सही है या गलत है। अगर आप ये पांचों चीज़ कर लेते हैं तो आप क्या हो गए, उस मामले में आप एक वैज्ञानिक हैं। आपने किताब लिखी है या नहीं लिखी है इसकी ज़रूरत नहीं है। वैज्ञानिक सोच ऐसे ही होता है, वैज्ञानिक सोच ऐसे ही काम करता है। पहले अवलोकन होता है, फिर प्रश्न होता है, फिर उसका उत्तर लगाते हैं, फिर उसका सत्यापन करते हैं और फिर उसका विश्लेषण करते हैं। ये एक वैज्ञानिक विधि है। चलिए आगे बढ़ते हैं। वैज्ञानिक वो लोग हैं जो हमें समस्याओं का हल ढूंढने अथवा नई वस्तुओं की खोज करने के लिए वैज्ञानिक विधि का प्रयोग करते हैं, है ना। क्या करते हैं, वैज्ञानिक वो लोग होते हैं जो समस्याओं को हल करने की कोशिश करते हैं। इसी तरीके से जैसे आपने मच्छर के काटने की समस्या को हल किया है कि नहीं है, वैज्ञानिक विधि का प्रयोग करते हैं। परंतु क्या कोई भी व्यक्ति जो वैज्ञानिक विधि का पालन करता है एक वैज्ञानिक की तरह कार्य करता है? लेकिन एक सवाल है, जैसे आपने मच्छर के बारे में ये चीज़ सोचा कि खून क्यों पिया, क्यों काटा, और आपने उसका जवाब लगाया, फिर आपको उसे सत्यापन भी करा कि हाँ भाई पेट ही भरता है, तो क्या ये आप वैज्ञानिक हो गए? एक सवाल है। भोजन पकाने वाला व्यक्ति ये सोचकर हैरान हो सकता है कि दाल कुकर से बाहर कैसे निकली सीटी लगने के बाद, है कि नहीं है। क्या आप कुकर में बहुत अधिक पानी था, उसके दिमाग में सवाल आया, उसने चेक करा, है ना, आंसर करा कि हाँ पानी बहुत था, फिर उसने चेक करा कि सच में पानी था या नहीं, फिर उसने लिखा कि अगर पानी ज़्यादा होगा दाल बाहर आ जाएगी। तो क्या ये एक वैज्ञानिक, क्या वो एक वैज्ञानिक है? यस, वो एक वैज्ञानिक है। वो एक वैज्ञानिक है, भले ही उसने कुछ नई चीज़ खोज नहीं करी हो, उससे पहले किसी ने वो चीज़ खोज कर ली होगी, लेकिन उसको नहीं पता था, उसने खोजा, तो ये एक वैज्ञानिक विधि है जो उसने प्रयोग किया, और वो भी एक वैज्ञानिक है खुद में, है कि नहीं है। तो कह रहे हैं क्या कि साइकिल का मरम्मत करने वाला व्यक्ति के बारे में सोचिए जो ये ढूंढने का प्रयास कर रहा है कि टायर से हवा कैसे निकली, हवा कहाँ से बाहर निकल गई है। या कोई विद्युत ठीक करने वाला व्यक्ति ये ढूंढने का प्रयास कर रहा है कि विद्युत बल्ब क्यों नहीं जल रहा है। ये सब कुछ सवाल जो एक टायर पंक्चर बनाने वाला पंक्चर के लिए हवा निकलने की जगह खोज रहा है, एक इलेक्ट्रीशियन आपके घर में आकर के खोज रहा है कि आखिर परेशानी गड़बड़ी कहाँ है कि आपके बोर्ड में लाइन नहीं है। अब क्या कह रहा है, क्या कोई समस्या बल्ब में है या कि स्विच में, ये इलेक्ट्रीशियन पता लगाता है। जब हम प्रश्न पूछने और इनका उत्तर ढूंढने का प्रयास करते हैं तो एक तरह से हम सभी वैज्ञानिक जैसा कार्य करते हैं। आ गया आपका जवाब कि आपने मच्छर के बारे में ही पता लगाया कि क्यों काटता है, वो भी एक वैज्ञानिक हुए आप। अगर आपने बल्ब टॉर्च का ही आपने प्रॉब्लम पता लगाया, सोल्यूशन पता लगाया, आप वो भी एक वैज्ञानिक हुए, कारण पता लगाया आपने। कहने का मतलब है कि जो भी आप खोज करते हो, जो भी सवाल का जवाब आप सही तरीके से चरण दर चरण पता लगाते हो, है ना, सिस्टमेटिक तरीके से आप जो है जानते हो, वो आपका क्या है, वैज्ञानिक विधि है, और आप भी एक वैज्ञानिक हैं। तो बच्चों आप सब वैज्ञानिक हैं, आप सब ने कुछ ना कुछ कभी अपने जीवन में ऐसा ज़रूर किया होगा। तो एक आपको काम दिया है कि आप दैनिक जीवन की ऐसी एक परिस्थिति का वर्णन करें जहाँ कोई व्यक्ति वैज्ञानिक विधि का अनुसरण करता है। अब यहाँ पर एक दो एग्जाम्पल टायर पंक्चर वाला दिया था, एक एग्जाम्पल और इलेक्ट्रिशियन वाला दिया था। आप कुछ और ऐसा प्लम्बर वाला या किसी और का आप एग्जाम्पल लेकर के क्या कर सकते हो, इसका जवाब लिख सकते हो, लिखने की कोशिश कीजिएगा। क्या आपने अनुभव किया है कि हमारे दैनिक जीवन में ऐसे अनेक परिस्थितियां आती हैं जहां हम जाने अनजाने वैज्ञानिक विधि का प्रयोग करते हैं। बहुत सारी ऐसी चीज़ें हमारे जीवन में होती रहती हैं जिन सवालों का जवाब हम क्या करते हैं, खोजते हैं, और हम वैज्ञानिक विधि का उपयोग करते हैं और हमें पता भी नहीं होता। हालांकि हम आम आदमी होते हैं, हम वैज्ञानिक नहीं हैं, ऐसे तो हम मजदूर हैं, लेकिन हम जो विधि का प्रयोग कर रहे हैं वो क्या है, वैज्ञानिक विधि है। कह रहा है क्या, उससे आगे हम सभी एक सीमा तक वैज्ञानिक विधियों का अनुप्रयोग करते हैं जो हमारी बड़ी समस्याओं को हल करने
एवं ब्रह्मांड के रहस्यों का समाधान निकालने की क्षमताओं को बढ़ाती है। आप भले ही साइकिल के पंक्चर बनाने की कोशिश कर रहे हो, लेकिन यही जो सोच है आपकी, आपको ये जो खोजने का तरीका है, ये आपकी सोच आपको लेके जाती है कहाँ तक? ब्रह्मांड की खोज तक। क्या कह रहा है कि ऐसे ही आपको जिज्ञासु होना चाहिए, आपके सोचने की क्षमता को आपको बढ़ाना चाहिए। यह समझना आवश्यक है कि विज्ञान को समझने और सीखने के लिए जिज्ञासु होना और आसपास के वातावरण का अवलोकन करना सर्वोपरि है। सर्वोपरि मतलब सबसे ऊपर। आप मतलब अपने आसपास की चीज़ें देख करके आपको सवाल करना चाहिए और उसके जवाब खोजने की कोशिश करनी चाहिए। अगर आपके दिमाग में सवाल आएंगे और उसके जवाब आएंगे तो आप भी क्या हैं? एक वैज्ञानिक है और आगे चल करके आप कुछ और कर सकते हैं, कुछ नया, कुछ बेहतरीन, कुछ बड़ा सोच सकते हैं और उसका हल निकाल सकते हैं। क्या कह रहा है? तब हम प्रश्न पूछने लगते हैं कैसे और क्यों। स्मरण रखिए कि यह संसार वस्तुओं का एक भंडार है और हम नहीं जानते हैं कि और भी कितनी वस्तुएं हैं जिन्हें खोजना अभी शेष है। याद रखिए कि ऐसा लग रहा है कि बहुत सारी चीज़ें खोज ली गई हैं साइंस में, लेकिन अभी बहुत सारी चीज़ें हैं जो बाकी हैं, जो नहीं खोजी गई हैं। आपको एक क्रियाकलाप दिया है फिर से कि आइए सोचिए, यदि आपको किसी वस्तु या घटना के बारे में प्रश्न पूछना है कि ये क्यों होता है, तो उसके बारे में आप क्या पूछेंगे? कोई एक घटना के बारे में आप सोचिए और उसके बारे में प्रश्न पूछिए। कैसे पूछेंगे? आपको करना है ये काम। हर बार मैं एग्जांपल दिया, इस बार मैं नहीं दे रहा हूँ, इस बार आप सोचिए। आप अपने प्रश्नों का उत्तर किस प्रकार खोजेंगे, ये लिखने का प्रयास कीजिए। आप खुद से ही उसको सोचेंगे, अपने आसपास अपने दोस्तों से सहायता लेंगे, अपने फैमिली मेम्बर से सहायता लेंगे, अपने बड़ों से पूछेंगे, या कैसे आप खोजेंगे? वैज्ञानिक खोजें अकेले कम होती हैं। दुनिया भर में वैज्ञानिक प्राय एक दूसरे के साथ बड़े समूह में कार्य करते हैं। इसलिए यदि आप स्वयं उत्तर नहीं ढूंढ पाते हैं तो अपने मित्रों से निसंकोच सहायता मांगे। साथ मिलकर खोजना सदैव अधिक आनंददायक होता है। देखिए, अगर आपको कोई सवाल आपके जहन में आता है तो आपको अपने दोस्तों से शेयर करना चाहिए और उससे उसके जवाब खोजने की कोशिश करनी चाहिए, क्योंकि जब साथ मिलकर के आप काम करते हैं तो ज़्यादा दिमाग लगता है, ज़्यादा लोग सोचते हैं और उसका ज़्यादा सही उत्तर हमारे पास आ पाता है। संभवतः आपको अपने सभी प्रश्नों के उत्तर कक्षा 6 में नहीं मिल पाएंगे। चिंता ना करें, आप विज्ञान की यात्रा पर निकल पड़े हैं अगले 5 वर्षों के लिए या उससे भी आगे। आप हो सकता है कि आपको सारे सवालों के जवाब जो आपके जहन में आए, या सारे सवाल जो यहाँ तक आए, इन सब का जवाब आपको क्लास 6 में ना मिले, लेकिन आप जैसे जैसे आगे बढ़ते जाओगे, अलग अलग क्लास में आप अलग अलग सवालों का जवाब मिल जाएगा आपको। अगले 5 वर्षों में ही नहीं, हो सकता है कि उससे आगे भी अगर आप साइंस विज्ञान लेके पढ़ेंगे तो आपको सवालों के जवाब मिलेंगे। जिस प्रकार बच्चे बारिश का आनंद लेते हैं, उसी प्रकार विज्ञान भी एक आनंदमय खोज है जैसा होता है। विज्ञान की इस यात्रा का आनंद लें और खोज करते रहें। ब्रह्मांड के अद्भुत रहस्यों के बारे में सोचना कभी भी बंद न करें और ये प्रश्न पूछते रहें। क्या आप विज्ञान की इस रोमांचक यात्रा पर निकलने के लिए तैयार हैं? आइए इसे आरंभ करें। देखिए, आप साइंस, आपको ये किताब कितने खूबसूरत तरीके से आपको कह रहा है कि देखिए, आप अपनी सोच को मत रोकिए। आप जो सोचते हैं किसी चीज़ के बारे में, जब आपके दिमाग में सवाल आता है, आने दीजिए उस सवाल को और सवाल के जवाब खोजने की हर संभव कोशिश कीजिए। और यहाँ छोटे छोटे सवाल को हम लोग खोजते खोजते एक दिन ब्रह्मांड तक पहुँचेंगे। तो क्या आप तैयार हैं अपने जहन के सवालों का जवाब पाने के लिए? क्या आप तैयार हैं साइंस के इस सफ़र में निकलने के लिए? क्या आप तैयार हैं अपने समस्याओं का समाधान, अपने समस्याओं का निराकरण के खोजने के लिए? अगर हैं तो ये आपके लिए बहुत सही जगह है। ये विषय आपके मन के सवालों का क्या करेगा? जवाब देगा। चलिए, इस तरीके से हमारा ये चैप्टर क्या होता है? ख़त्म हो जाता है। अब हम जल्दी से क्विक रिवीजन करेंगे। किसमें? अब हम करेंगे पीपीटी में कि हमने अभी इस चैप्टर में क्या क्या पढ़ा। अब हम जल्दी से समराइज़ कर लेते हैं कि अभी तक हमने क्या पढ़ा। तो विज्ञान और जिज्ञासा के बारे में हमने पढ़ा कि विज्ञान क्या होता है, जिज्ञासा क्या होता है, जिज्ञासा क्यों ज़रूरी है, मन में उत्सुकता क्यों ज़रूरी है, सवाल क्यों ज़रूरी है। जब सवाल होगा तब जवाब होगा, जब जवाब होगा तभी विज्ञान होगा, है कि नहीं है? तो ये बहुत ज़रूरी चीज़ है। ओके, अब चलिए, इस चैप्टर में हमने और क्या क्या पढ़ा? जिज्ञासा का महत्व पढ़ा। जिज्ञासा बहुत ज़रूरी है। जिज्ञासा के बिना हम कोई सवाल हमारे जहन में नहीं आएगा तो हम कुछ खोजने की कोशिश नहीं करेंगे। जब कुछ सवाल ही नहीं रहेगा तो जवाब किस चीज़ का खोजेंगे? इसलिए जिज्ञासा का महत्व हमने पढ़ा। फिर विज्ञान का परिचय हमने पढ़ा कि विज्ञान किसे कहते हैं। फिर विज्ञान हमारे चारों ओर कैसे है, कैसे हम विज्ञान ही से घिरे हुए हैं, हमारे आसपास के हर चीज़ में विज्ञान छुपा है, ये भी हमने पढ़ा। वैज्ञानिक विधि को हमने पढ़ा कि कैसे हम कोई चीज़ की कल्पना करते हैं, फिर प्रश्न करते हैं, फिर उसका उत्तर देते हैं। आगे भी देखेंगे वैज्ञानिक दृष्टिकोण से दैनिक जीवन में उसका क्या उपयोग है, वो भी हम देखेंगे। प्रश्न पूछने का महत्व क्या है, वो भी देखेंगे। और अध्याय से संबंधित गतिविधियाँ और निष्कर्ष हम इसमें देखेंगे। सबसे पहले जिज्ञासा का महत्व आपके सामने है कि बच्चों का प्राकृतिक जिज्ञासा बच्चों की नई खोज को जानने और समझने के लिए प्रेरित करता है। ये उनके ज्ञान के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। जिज्ञासा के बिना
इन सब का कोई अस्तित्व नहीं है। उदाहरण के माध्यम से हम जो है समझते हैं चीज़ों को कि तारे क्यों चमकते हैं। ये प्रश्न बच्चों के खगोल विज्ञान और की ओर आकर्षित करता है। जब आपके जहन में एक सवाल आएगा कि तारे क्यों चमकते हैं, तो आप इसकी जवाब खोजने की कोशिश करेंगे और वहीं से आप विज्ञान की ओर बढ़ेंगे। फूल कैसे खिलते हैं, ये प्रश्न जीव विज्ञान की ओर आपकी रुचि बढ़ाता है। ये सब विज्ञान की शाखा है। अगर आप नहीं जानते हैं कि ये खगोल विज्ञान क्या है, ये जीव विज्ञान क्या है, तो कोई बात नहीं, धैर्य रखिए, आप सीख लेंगे आगे क्लास में। जिज्ञासा और वैज्ञानिक सोच आपके अंदर पैदा होती है। प्रश्न पूछना बुद्धिमानी का पहला कदम है। जिज्ञासु होना वैज्ञानिक सोच को प्रोत्साहित करता है, याद रखिए इस बात को। देखिए विज्ञान का परिचय यहाँ पर दिया हुआ है। आखिर विज्ञान किसे कहते हैं? विज्ञान एक प्रणालीबद्ध ज्ञान है जो प्राकृतिक घटनाओं और उनके चरणों को समझने का प्रयास करता है। आप चाहें तो इसको स्क्रीनशॉट ले करके इसका आप जो है इसको याद कर लीजिए, है ना, कि विज्ञान की परिभाषा क्या है। ये आपको आगे काम आ सकता है कि नहीं है, कि ये जो है विज्ञान क्या है? एक प्रणालीबद्ध ज्ञान है जो प्राकृतिक घटनाओं और उनके कारणों को समझने का प्रयास करता है। यह अवलोकन, प्रयोग और विश्लेषण के माध्यम से ज्ञान की खोज करता है। विज्ञान की शाखाएं हैं। भौतिक विज्ञान है जिसमें पदार्थ और ऊर्जा के गुणों का अध्ययन हम करते हैं। जीव विज्ञान है जिसमें हम जीवों के बारे में अध्ययन करते हैं। रासायनिक विज्ञान है जिसमें हम पदार्थों की संरचना, गुण और परिवर्तन के बारे में अध्ययन करते हैं। ये तो आगे क्लास की चीज़ है, आप चाहें तो इसके बारे में और भी आप इंटरनेट से जान सकते हैं। चलिए, विज्ञान का महत्व क्या है? विज्ञान हमारे जीवन को सरल और सुविधाजनक बनाता है। यह तकनीकी विकास, स्वस्थ सेवाओं और पर्यावरण संरक्षण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। हम ओवरऑल कह सकते हैं कि विज्ञान के बिना आज के जीवन का हम अनुमान भी नहीं लगा सकते। चलिए, ये हो गया हमारा दैनिक जीवन में हमारे चारों ओर विज्ञान कैसे है। दैनिक जीवन में विज्ञान की भूमिका क्या है? विज्ञान हमारे चारों ओर की घटनाओं को समझाने में मदद करता है। यह हमें प्राकृतिक घटनाओं के पीछे के कारणों को जानने का क्या करता है? अवसर देता है। बारिश का होना एक उदाहरण है, पौधों का बढ़ना एक उदाहरण है। बारिश का होना जल चक्र का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। यह पौधों और जीवों के लिए क्या है? जीवन दायिनी है। आप पढ़ेंगे जल चक्र आगे भी। जल चक्र में यही होता है कि पानी भाप बन करके बारिश बनता है, ऐसे बादल बनता है, बादल फिर बारिश के रूप में वापस इस ज़मीन पर आ जाता है। पौधों को बढ़ना एक प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया पर निर्भर करता है। यह प्रक्रिया हमें ऑक्सीजन और भोजन प्रदान करती है। यह सब कुछ क्या करता है? हमारा विज्ञान हमें बताता है। अब वैज्ञानिक विधि जो हमने इस चैप्टर में पढ़ा था, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, याद रखिएगा। वैज्ञानिक विधि इस चैप्टर का बहुत इंपॉर्टेंट हिस्सा है। इसको आप हर हाल में याद कर लीजिएगा कि पहला काम होता है अवलोकन करना, दूसरा काम होता है आपको प्रश्न पूछना, तीसरा काम होता है अनुमान लगाना, चौथा काम होता है ना, उसका परीक्षण करना, और पांचवा होता है परिणाम जो आपने निकाला उसका विश्लेषण करना। हम तो कह रहे हैं कि आप इस पॉइंट्स को ज़रूर याद कर लीजिए कि वैज्ञानिक विधि जो होती है उसके 5 चरण होते हैं, उंगली पे गिन लीजिएगा। पहला अवलोकन करना, फिर आपको प्रश्न पूछना, फिर अनुमान लगाना, फिर परीक्षण करना और फिर परिणाम या विश्लेषण। इसी में हम उत्तर भी लाते हैं, अनुमान में भी। ठीक है, तो ये चरण ज़रूर आपको याद होना चाहिए। इसी चरण से हम क्या करते हैं? वैज्ञानिक खोज करते हैं। यहाँ पर इसको आप चाहे तो पढ़ सकते हैं, किसी घटना या वस्तु को ध्यान से देखना और उसके विभिन्न पहलुओं का अध्ययन करना। तो हमने तो ये चरण के बारे में पहले भी क्या कर लिया, उदाहरण के साथ चैप्टर में डिस्कस कर लिया है। चलिए आगे देखते हैं, वैज्ञानिक दृष्टिकोण का दैनिक जीवन में उपयोग। अब वैज्ञानिक दृष्टिकोण का दैनिक जीवन में क्या उपयोग है, यहाँ पर हमारे पास है। देखिए, वैज्ञानिक दृष्टिकोण जब आपके दिमाग में आता है तो आप समस्याओं का समाधान कर सकते हैं, आप अनुसंधान और अवलोकन कर सकते हैं। एग्जाम्पल दिया है, जब आपने अभी किताब में पढ़ा, कलम की स्याही सूखने पर आप जिस तरीके से अनुमान लगा रहे थे, ये सब क्या था? वैज्ञानिक अनुसंधान का हिस्सा था, है कि नहीं है? चलिए, तो ये हमारा वैज्ञानिक दृष्टिकोण हमारे जीवन में क्या है? बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके अलावा है प्रश्न पूछने का महत्व। प्रश्न पूछना बहुत ज़रूरी है। जब तक मैंने कहा प्रश्न नहीं होगा तब तक उसका उत्तर कैसे होगा? बुद्धिमानी का पहला कदम है प्रश्न पूछना। अगर आप बुद्धिमानी हैं तो आप प्रश्न ज़रूर पूछेंगे, और आप जब प्रश्न पूछेंगे तब आप उसका उत्तर भी खोजेंगे। ये हमें नई जानकारी प्राप्त करने में मदद करता है। जिज्ञासा और वैज्ञानिक सोच। जब आप प्रश्न करते हैं तो आपके अंदर एक सोच पैदा होती है कि जिज्ञासु होना वैज्ञानिक सोच को प्रोत्साहित करता है और यह हमें समस्याओं को हल करने के लिए प्रेरित करता है। व्यवहारिक उदाहरण, कक्षा अभ्यास। अब यहाँ पर उदाहरण आप देख लीजिए, किसी वैज्ञानिक समस्याओं को हल करने का प्रयास। प्रोजेक्ट में आप अपना पसंदीदा घटना जैसे पौधों का बढ़ना, इसका चार्ट वार्ट बना सकते हैं। ये आपको जो है उदाहरण जो है दिया है कि आप क्या कर सकते हैं प्रश्न पूछने का महत्व को समझने के लिए। तो प्रश्न पूछने का महत्व आप यूँ समझ लीजिए कि ये बुद्धिमानी का पहला कदम है, और जब हम प्रश्न पूछते हैं तो हमारे अंदर जिज्ञासा पैदा होती है और वैज्ञानिक खोज की शुरुआत होती है। चलिए आगे बढ़ते हैं सर। अगला हमारे पास अध्ययन, इसमें गतिविधि क्या क्या दिया हुआ है? तो हमने चैप्टर में अभी गतिविधि पढ़ा ये सब कि सोचना और लिखना है, एक ऐसी घटना का वर्णन करना है ना,
कि तारे क्यों चमकते हैं, इसके बारे में आपको सोचना है। अनुसंधान कार्य, आपको कुछ काम दिया गया है कि बारिश का पानी जो है कैसे कहाँ से आता है, उसके बारे में आपको सोचना है। समूह में आप क्या कर सकते हैं, ग्रुप में चर्चा कर सकते हैं कि विज्ञान के बिना हमारा जीवन कैसा होगा, अगर विज्ञान ना हो तो हमारा जीवन कैसा होगा, है ना। उसके अलावा आप प्रोजेक्ट आपको दिया गया है कि चार्ट में विभिन्न चरण लिखें, आपके पौधे कैसे जो है बीज से पेड़ बन जाते हैं। चलिए, उसके अलावा हमारे पास आखिरी चीज़ है निष्कर्ष के इस चैप्टर में हमने क्या क्या सीखा और क्या क्या पढ़ा। देखिए, निष्कर्ष क्या है, जिज्ञासा का महत्व। हमने इस चैप्टर में ये 3 चीज़ पढ़ा कि जिज्ञासा का बहुत महत्व है। जिज्ञासा ही वो चीज़ है जिसने आज विज्ञान को जन्म दिया है। बच्चों के प्राकृतिक जिज्ञासा उन्हें नई चीज़ों को जानने और समझने के लिए प्रेरित करती है, जो विज्ञान के अध्ययन की नींव है। विज्ञान केवल ज्ञान का एक क्षेत्र नहीं, बल्कि यह एक अनंत खोजों की यात्रा है जो हमें अपने विचारों और की दुनिया को समझने में मदद करता है। विज्ञान हमारे दैनिक जीवन की घटनाओं में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, जैसे बारिश, पौधों का बढ़ना और अन्य प्राकृतिक प्रक्रियाएं जो हमारे आसपास की दुनिया को बेहतर ढंग से समझने में सहायता करती है। हमने इस चैप्टर में ये 3 चीज़ें डिटेल से पढ़ा, सब कुछ एक एक लाइन हमने एनसीईआरटी का पढ़ा बच्चों। तो आई होप कि आपको सब कुछ समझ में आ गया होगा। अगर आपको समझ में आ गया तो आप वीडियो को लाइक करें और दोस्तों के साथ शेयर करें जिनको ये चैप्टर डिटेल के साथ पढ़ना है। कुछ नहीं बचा इस चैप्टर में, मैं गारंटी के साथ, दावा के साथ कह सकता हूँ कि मैंने सब कुछ बताया आपको, जो भी बताया जा सकता था इस चैप्टर के अंतर्गत। मैंने एक्स्ट्रा एग्जाम्पल्स दिए आपको बहुत सारे क्रियाकलाप के अंदर। कुछ चीज़ें मैंने आपके ऊपर भी छोड़ी हैं, आप भी करिए घर पे, है कि नहीं है। तो हम इस चैप्टर में निष्कर्ष क्या निकालते हैं कि हमने क्या क्या सीखा कि जिज्ञासा बहुत महत्वपूर्ण है। विज्ञान का हमने परिचय सीखा कि आखिर विज्ञान क्या है। उसके अलावा हमने अपने दैनिक जीवन में देखा कि कैसे विज्ञान हमारे दैनिक जीवन में पूरी तरीके से हस्तक्षेप कर रहा है और दैनिक जीवन में हम विज्ञान के बिना बहुत सारी चीज़ें सोच ही नहीं सकते। यही इस चैप्टर का पूरा मकसद था। विज्ञान 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 आपके दिमाग में चलाना था ताकि आप क्लास 6 में तैयार हो जाएं विज्ञान सब्जेक्ट को लेकर के, और इसको पढ़ने के लिए आप तैयार हो जाएं और इसमें आपकी रुचि आ जाए और आप इसको रुचिकर तरीके से आगे बढ़ते हुए इसके साथ चलते बने, है कि नहीं है। और कहने का मतलब है कि जैसे जैसे आप क्लास में आगे बढ़ें वैसे वैसे आप विज्ञान के और नई नई चीज़ों को सीखते चले जाएँ, सीखते चले जाएँ, सीखते चले जाएँ। तो आज के लिए इतना ही बच्चों। कैसा लगा आपको क्लास? आई होप कि आपको अच्छा लगा होगा। तो आप कमेंट में ज़रूर लिखें कैसा लगा। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें अपने दोस्तों के साथ। थैंक यू, हैव अ ग्रेट डे।